नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। अब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने में कुछ घंटे शेष हैं। अब ऊंट किस करवट बढ़ेगा पता नहीं, लेकिन जो एग्जिट पोल हैं उसने ज़रूर लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। आज मध्य प्रदेश के जो यूट्यूब के सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ा फेस बुंदेली बौछार के हमारे सचिन भैया हमारे साथ हैं। सचिन भैया की खासियत यह है कि उन्होंने अपने एक छोटे से वाहन से इस चुनाव में लगभग पूरे मध्य प्रदेश को नापा है। एक एक विधानसभा क्षेत्र पर वे पहुंचे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो एग्जिट पोल आए हैं वो और जो सचिन जी ने खुद ज़मीन पर जाकर देखा है उसमें क्या अंतर महसूस कर रहे हैं। सचिन भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं बधाई दूंगा कि यूट्यूब की दुनिया में मध्य प्रदेश में वाकई आपका कोई मुकाबला नहीं है। मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। और अब मैं सीधे सीधे सवाल पे आता हूँ। जो आपने देखा, क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 150 से 162 सीटें मिल सकती हैं? देखिए भाई साहब, सबसे पहले तो आपको भी बधाई कि आप बहुत सक्रियता से हम सब लोगों को आशीर्वाद भी दे रहे हो। बहुत मध्य प्रदेश स्तर पर राजनीतिक बढ़िया विश्लेषण चल रहा हो। बड़ी बात यह है कि 162 सीटें या 150 पार की सीटें, मेरा अपना जो राजनीतिक अनुभव तो ज़्यादा नहीं कह सकते, 20-21 साल का है, लेकिन जो ज़मीन पे चीज़ें देखी कि 6 महीने पहले की स्थिति में कांग्रेस के प्रति एक बहुत तेज लहर आई थी मध्य प्रदेश में, जब कर्नाटक चुनाव के बाद, या यूँ कहें कि सरकार के खिलाफ लहर आई, बहुत तेज आई। उस समय अगर चुनाव होते तो कांग्रेस 160-70 सीटें जीतती। चुनाव आते आते तक कांग्रेस डाउन हुई, बीजेपी प्लस हुई, लेकिन इतनी प्लस नहीं हुई कि 150 सीटें मिल पाए। मूल कहानी ये। अब इस चुनाव में जो हम लगातार 3-4 दिन से आप भी देख रहे हो कि एग्जिट पोल को लेकर हम बहुत कुछ लिख रहे हैं, क्योंकि जब हम पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे थे तो सेफोलॉजी जिसके तहत ये एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल आते हैं, ये हमने पढ़ा, इस पर हमने विशेषज्ञता की। तो उसके बहुत सारे चीज़ों के पॉइंट हमें बहुत बारीक जानकारी उसकी है। उसके आधार पे मेरा अपना ये मानना है कि मध्य प्रदेश में 75-75 सीटें दोनों की फिक्स है। अब कहानी है लगभग 80 सीटों की। इन 80 सीटों में कहीं बसपा घुसी है, कहीं सपा घुसी है, कहीं निर्दलीय है, और ये इस स्थिति में है कि आप कल्पना ही नहीं कर पाओगे कि किसका वोट कहां से कौन उड़ा ले जा रहा है। और ये 80 सीटें तय करेंगी कि मध्य प्रदेश में सरकार कौन बनाएगा। अभी भी प्राइमरी एज कांग्रेस के पास है, प्राइमरी एज, लेकिन भाजपा भी पीछे नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने एक दिन लिखा था कि सरकार बनाने को 116 चाहिए और चलाने को कम से कम 126 चाहिए कांग्रेस को। क्योंकि पिछली बार जो एक बड़ी गलती कांग्रेस से हुई या भाजपा से हुई, दोनों से, पिछली बार का एक छोटा सा किस्सा, जैसे अब आप सबको पता ही है कि जब 109 सीटें भाजपा की आई, 114 कांग्रेस की आई, 7 लोग निर्दलीय, सपा और बसपा मिला के, भाजपा अगर चाहती तो उसी दिन सरकार बना लेती, 116 हो जाती, लेकिन भाजपा ने किन वजहों से नहीं बनाई वो उनका मैटर है। इसके बाद कांग्रेस ने जो गलती करी कि कांग्रेस के पास 114 थी, उनको समर्थन मिला, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी उन 7 लोगों को इस स्तर पे अपने साथ लेने की कोशिश नहीं करी कि वे स्थायी उनके साथ हो जाएं। जैसी राजस्थान में अशोक गहलोत ने करा, बसपा के जैसी मतलब तत्काल उन्होंने पहला काम किया कि सबको कांग्रेस में शामिल करा लिया। नहीं, वो कर भी लेते तो ज्योतिरादित्य सिंधिया तो बैठे थे ना। नहीं, लेकिन वो तब की बात होती है। एक प्राइमरी गुंजाइश तो हमेशा दिखती रही ना भाजपा को कि यार इन 7 को जिस दिन ले लो उसी दिन हम बना लेते। जब गुंजाइश दिखती है थोड़ी सी, जहां रास्ता मिलता है, तो फिर आगे जाके फिर चीजें और बेहतर होती। तो इस बार जो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर बहुमत से एक सीट के आसपास भी, 115 पे भी अगर कांग्रेस के पास 115 आई और 7 या 6 या 5 दूसरी आई, तो भी कांग्रेस सरकार नहीं बना पाएगी। इस बार भारतीय जनता पार्टी 116 अगर सबको जोड़ के भी टच कर लेगी तो सरकार भाजपा बनाएगी, मेरा अपना जो मुझे लगता है। तो ये तो सरकार का है। आप अभी से मान रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में तोड़फोड़ हो सकती है? नहीं, अगर तोड़फोड़ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर मान ली 7 निर्दलीय या सपा बसपा हो गई
और मान लीजिए बहुमत से 5-7 सीटें लेकिन भाजपा। अभी आप कह रहे हैं कि एज कांग्रेस को है, तो कांग्रेस को कितनी मिल सकती हैं? क्या 115-16 पे कांग्रेस जा सकती है? हाँ, 115-16 जा सकती है। तो फिर क्या दिक्कत आएगी? फिर तो तोड़फोड़ ही होगी, और क्या तो होगा? अगर वही तो आपसे कह रहे हैं कि 116 और 115 के बीच का मैंने अभी प्राइमरी डिफरेंस, 116 आई तो सरकार बनेगी, कितनी चलेगी वो समय बताएगा। लेकिन 115 पे अगर कांग्रेस रुक गई तो कांग्रेस सरकार नहीं बना पाएगी। अगर 116 टच कर गई तो स्वाभाविक सी बात है, जो उसकी संवैधानिक प्रक्रिया है, 116 जिसको मिलेगा राज्यपाल उसको बुलाएंगे, वो अपना बहुमत सदन में साबित करेगा। लेकिन जो मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले चुनाव से ये चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं। दूसरी बड़ी चीज़ जो है कि भारतीय जनता पार्टी को लाडली बहना से बहुत उम्मीद है, और लाडली बहना ने निश्चित तौर पर भाजपा के पक्ष में बहुत अच्छा मतदान किया है, इसमें कोई मतलब शिकवा शिकायत किसी को नहीं है। लेकिन मेरा मानना यह कि भाजपा आज लड़ाई में है, उसका कारण लाडली बहना है। क्या ये कारण जीत तक पहुंचेगा, इसको लेके अभी उन 80 सीटों का, जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, उन 80 सीटें तय करेंगी। मतलब स्थिति ये है कि 5,000 10,000 वोट भी कोई तीसरा व्यक्ति ले जाएगा, और जहां 3,000 5,000 में डिसाइड होना है तो आप नहीं पकड़ सकते। दूसरी बड़ी चीज, इस बार मतदाता बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से क्लेवर, जिसको हिंदी में कहें चालाक रहा। जब जो लोग कह रहे हैं कि हमने सर्वे किया, हम गारंटी दे रहे हैं कि अगर किसी से कोई सर्वे वाला असल में गया भी होगा तो भी उसने असली नहीं बताया होगा। इस बार मतदाता बहुत बहुत अलग मूड में था, अलग किस्म की बातें थी। तीसरी चीज़ कि रीजन वाइज जब हम बात करते हैं तो रीजन के हिसाब से, चूंकि मैं मालवा निमाड़ गया नहीं हूँ बहुत ईमानदारी से, इस तरफ अगर बात करें ग्वालियर चंबल से लेके बिंद से लेके बुंदेलखंड से लेके महाकौशल, जिस पे हम लगातार ध्यान रहा हमारा, इन रीजन में रीजन वाइज भी चीज़ें अलग हैं। जैसे ग्वालियर चंबल में बीजेपी प्लस कर रही है, प्लस मतलब नए में नहीं, पिछली बार चूंकि वहां बहुत 7 सीटें थी, तो जो भी मिलेगा प्लस, जो प्लस हो। बुंदेलखंड में जो मेरा अभी तक का आकलन है, 2 से 3 सीटें बीजेपी लूज करेगी मिनिमम। लेकिन इधर बिंद में 3 गुनी का जो दावा है, मैं वहीं पे आ रहा था। अगर बिंद में 20 सीटें बीजेपी ले जाती है, कांग्रेस ले जाती है, कांग्रेस 18 कर रही है, अगर वो 17-18 सीटें ले जाती है तो कांग्रेस निश्चित तौर पर सरकार बनाने की स्थिति में है। लेकिन अगर बिंद पिछली बार की जैसा अगर कोई गड़बड़ दे गया तो फिर कहीं कोई गुंजाइश कांग्रेस के लिए नहीं, क्योंकि रीजन वाइज अगर बात करें तो जितना ग्वालियर चंबल में बीजेपी गेन कर रही है, उतना 2-3 सीटें बुंदेलखंड में माइनस कर रही है, और 1-2 सीटें महाकौशल या मध्य में भी प्लस माइनस हो। तो पूरी कहानी टिकी है बिंद पे। लेकिन सचिन जी, बिंद जो मालवा के बारे में सबसे ज्यादा कहा जा रहा है कि मालवा भाजपा के एकदम पक्ष में जा रहा है, लेकिन मैंने वहां का जो मूल्यांकन किया, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, पूरा साफ हो रहा है। जो रिपोर्ट्स वहां से आ रही है ना, वो तो आदिवासी बेल्ट पूरा साफ, उसमें भी आप इस बार आदिवासी बीजेपी को वोट नहीं दे रहा, इस तरह की खबरें आ रही हैं ये। लेकिन इसमें भी वही मालवा और निमाड़ ये 2 हिस्से। आप अभी अपन जो आदिवासी बेल्ट के वो निमाड़ है। निमाड़ में क्या है, नंदू भैया वाला फैक्ट्री काम कर रहा है, उनका बेटा निर्दलीय खड़ा हो गया है। तो वही कह रहे हैं ना कि अगर मालवा निमाड़ में पिछली बार कांग्रेस ने उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन किया तो हमें निजी तौर पे लगता है कि उससे बेहतर नहीं होगा, या हो सकता 2-4 सीटें। सचिन जी, हम इस पे आते हैं कि मान लीजिए अपन ये मान लें कि एग्जिट पोल थोड़ा बहुत ज्यादा बढ़ा के बता दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है, तो इसका श्रेय शिवराज जी को जाएगा, या जो चेहरा बनाया गया नरेंद्र मोदी उनको और उनकी नीतियों को जाएगा, या उनकी चुनावी रणनीति को जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी रणनीति, अगर अब चूंकि अभी अगर शब्द है, अगर मध्य प्रदेश में भाजपा जीतती तो इसके 2 बड़े कारण हैं। एक तो सीधे तौर पर शिवराज सिंह चौहान, दूसरी तरीके से शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को बहुत राजनीतिक तौर पे यूज करना और पीछे रखना, दोनों एक साथ करना, ये एक साथ काम आएगा। कि अगर भाजपा बहुमत ला रही है तो उसके पीछे की जो, वो तो ये है कि जब आप क्रिकेट मैच की तरह है कि आपने कप्तान ने एक किसी को बॉलिंग दी, जीत गया तो बोले बहुत अच्छी दी, नहीं दी तो बोले इसको क्यों दी, वो वाली स्थिति अगर जीतती, अगर अपन चूंकि काल्पनिक बात कर रहे हैं, अगर जीतती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को इस बात का श्रेय जाएगा कि उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को बहुत चालाकी से इस्तेमाल किया, अपने सबसे महत्वपूर्ण प्लेयर को चालाकी, कि जहां उनको लगा उनका नाम भी नहीं होना चाहिए, नाम भी नहीं होना, काम पूरा होना चाहिए, कि अगर उनको लगा कि लाडली बहना है तो लाडली बहना चुपचाप से शिवराज लगे रहे, लेकिन जो नाराज वोटर था उसको मैसेज दे दिया देखो शिवराज कहीं नहीं है, लेकिन शिवराज हर रोल में थे। लेकिन यदि लगा रहे हैं, जैसा आपने कहा अगर मगर यदि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल गया तो फिर क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज में सीएम पद को लेकर रस्साकसी की उम्मीद दिख रही है? क्योंकि अब जो नाम आ रहा है निकल के, वो आ रहा है कि हाईकमान ने जानबूझ के शिवराज जी का नाम नहीं रखा है,
तो यदि बहुमत मिलता है तो निश्चित तौर पर सीएम के सबसे दमदार कैंडिडेट के रूप में हमने देखा कि जिस तरह सिंधिया जी को पार्टी का हाईकमान आगे बढ़ा रहा है, जिस तरह अभी सिंधिया स्कूल के कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी जी ने सिंधिया जी को दामाद तक बताया कि हमारे दामाद हैं, तो अब आपको क्या देख क्या रहा है? मैं मानता है कि चलो आज अपन ये मान लें कि भाजपा को बहुमत मिल गया है, तो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री के लिए खींचतान होगी? अब देखिए, भाजपा के अगर फाइनल शिवराज जी को कम नहीं आंक सकते। शिवराज जी ने कहा था मैं कमजोर दिखता हूं पर लड़ने में कमजोर नहीं हूं। अगर भाजपा के फाइनल नेतृत्व की बात करें तो जो मुझे लगता है कि हमारी आपकी सबकी क्षमताओं से ऊपर की ये बात है, क्योंकि भाजपा में बड़े निर्णय क्या क्या होने इसका निर्णय केवल 2 आदमी को पता है, उन दोनों की परछाई को भी नहीं पता है ना। तो केवल एक सामान्य पॉलिटिकल एनालिसिस तो ये है कि अगर दामाद मानते हैं तो परिवारवाद का विरोध है तो वो तो बने ही नहीं रहे है ना। तो शिवराज सिंह चौहान बड़े चेहरे हैं, मजबूत चेहरे हैं, और एक बुंदेली में हालांकि इस तरीके की मतलब शब्दावली नहीं है, लेकिन एक बहुत पुरानी सब जगह कहावत है कि जाट मरो तब जानियो जब तेरही हो जाए। शिवराज जी खुद ही कहते हैं कि हम फीनिक्स से राख से भी उठ के खड़े हो जाएं। तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की राजनीति के बहुत बड़े चेहरे हैं, अपरिहार्य चेहरे हैं। अब चूंकि तय उनने करके रखा होगा ऊपर वालों ने, वो ना किसी से उसमें किसी की सलाह की उनको आवश्यकता है, ना कोई विश्लेषण की है। नए नेतृत्व को अगर उनको मौका देने की स्थिति आई तो निश्चित तौर पे कोई नया चेहरा निश्चित तौर पे सामने आ सकता है। एक और आपने पढ़ाई की है सैफुल्लाह जी, आपने खुद कहा है कि ये सब चीजें जो अभी जो एग्जिट पोल वगैरह होते हैं, आपको लगता है ये मैनेज भी होते हैं? नहीं, मैनेज तो देखिए कोई दुनिया में हर चीज होती है, मैनेज तो हर चीज होती है। और इस आरोप कांग्रेस लगा रही है कि ये कंपनी आरएसएस वालों की है। नहीं, देखिए ये तो जब आपने कहा ना कि जब कोई चीज होती है जो हमारे पक्ष में जाती है, ये आरोप जयपुर में नहीं लग रहा है, वहां उनके पक्ष में। वही आपसे कह रहे हैं ना कि ये तो जब कोई भी चीजें हमारे पक्ष में होती हैं तो हमें वो सही लगती हैं। 4 राज्यों में कांग्रेस को वही चीज सही लग रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सही है एग्जिट पोल या ये गलत है। और इसको लेके आपको याद हो या शायद ना हो, विनोद कापड़ी जो एक वरिष्ठ पत्रकार रहे, आज से करीब 10-12 साल पहले जब उन्होंने नया एक चैनल लॉन्च किया था स्वराज एक्सप्रेस या वो कोई न्यूज एक्सप्रेस, उसमें सबसे पहले दिन उन्होंने एग्जिट पोल ओपिनियन पोल को लेके स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें पैसे लेके जो अभी जितने कंपनियों के विशेषज्ञ हैं ये सब पैसे लेके जो है डिस्टर्बेंस करने का दावा करते हुए दिखे थे। ये आप इंटरनेट पे मौजूद होगा। तो ये मैनेज तो दुनिया में हर चीज़ होती है, लेकिन सैफोलॉजी का जो हम बार बार बात कर रहे हैं, सैफोलॉजी का एक बहुत सामान्य सा सिद्धांत है कि जैसे आपने 20 लोगों का सैंपल लिया, 20 लोगों के सैंपल में जैसे मान लीजिए शहर कोई एक कस्बा की विधानसभा, मान लीजिए सागर विधानसभा, तो आपको उन 20 में क्या क्या चाहिए, कितनी वैरायटी चाहिए? 20 में आपको 10 पुरुष 10 महिलाएं चाहिए, 10 उन्हीं में से 10 ग्रामीण क्षेत्र के होना चाहिए, मतलब आउटर क्षेत्र के, 10 आपको मेन शहर के होना चाहिए। उन 10 के भीतर आपको क्या चाहिए? 10 महिलाओं और 10 पुरुषों के भीतर अलग अलग 10 जाति और धर्मों के लोग चाहिए। और फिर उनमें 18 साल से लेकर 70 साल तक के उम्र, जब इतनी वैरायटी जब आप लाओगे, क्योंकि युवाओं का मुद्दा अलग है, युवा मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ जा रहा है, महिलाएं भाजपा के साथ जा रही हैं, तो आप 20 लोगों की संख्या के आधार पर पोल नहीं कर सकते। जैसे अपन लोग भी हमने फेसबुक पर किया, तो हम केवल ये कहते हैं सामान्य सर्वे, ये कोई एग्जिट पोल हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक आपके पास उस वैरायटी की का क्लासिफिकेशन नहीं होगा आप दावा नहीं कर सकते। तो क्या इतनी महीन तरीके से सर्वे हुए हैं, इसको लेके सवाल है। हाँ सज्जन भाई, आप लगभग कितनी विधानसभा सीटों पर आपके ये चुनाव के दौरान भ्रमण हुआ है, एक, और दूसरा आपको क्योंकि आपने वो पढ़ाई भी की है, तो आपको इन सीटों पर घूमने के बाद एक दिन सैंपल निकाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश के परिणाम ये होना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा लगभग 100 विधानसभा क्षेत्र हम घूमे हैं, और उसमें मेरा आधा विधानसभा, लगभग आधा मध्य प्रदेश, और 100 प्लस ही होंगी। तो इसमें मेरा ये मानना है, जैसे मैंने आपसे कहा कि 50-50% सीटें तो भाजपा और कांग्रेस जीत रही है, को बहुत महीन टक्कर है। मतलब आप देखना कि कम से कम 20 सीटें 3000 के भीतर होंगी। तो उसमें आप अंदाजा लगा लीजिए कि यार अपन को थोड़ा सा मन को कांग्रेसी बना लो तो लगेगा कि जे जीत रहे, थोड़ा सा मन को भाजपा बना लोगे तो लगेगा कि वो जीत रहे। और तटस्थ होना बहुत मुश्किल है, तटस्थ होना आज के सोशल मीडिया मुश्किल है, दोनों से गालियां खाओ है ना। लेकिन मेरा ये मानना है कि बहुत अच्छी टक्कर है। मुद्दे चूंकि हुआ ये कि कांग्रेस पार्टी की जो कमजोरी की अगर बात करें, कांग्रेस पार्टी आखिरी के 15 दिनों में थोड़ी साइलेंट मोड पे चली गई। जैसे ही पीएम मोदी की एंट्री हुई, अब ये उनकी रणनीति थी, निश्चित तौर पर रणनीति थी कि मोदी का मुकाबला अपन को नहीं करना, अपन को शिवराज पे टिके रहना है। तो अब वो रणनीति जब अगर चल गई
तो उसकी तारीफ होगी, नहीं चलेगी तो लोग कहेंगे कि बेमन से कौन। मतलब आखिरी के 15 दिन में कांग्रेस, मुझे व्यक्तिगत तौर पे उस रणनीतिक फाइनेंस की, उनके जो कैंडिडेट थे वो फाइनेंस से भी परेशान थे, हर चीज से। पैसा ही नहीं था उन लोगों के पास चुनाव लड़ने के लिए। उनको जो नेता वो मांग रहे थे वो नेता नहीं पहुंचे उनके पास। मध्य प्रदेश में जो रैलियां होती हैं उस तरह का माहौल दिखा नहीं। वही हम कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने आप को एक तरीके से पीछे कर लिया। अब वो पीछे करने की बहुत सारी वजह हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी उतरे तो उन्होंने कहा मोदी से मुकाबला, क्योंकि इस पूरे चुनाव की एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताएं कि जितने लोग हमें मिले कि उन्होंने कहा कि बदलाव को वोट करना है, उनमें से 80% कह रहे थे कि 2024 में मोदी को वोट देंगे। ये इस चुनाव की बहुत खास बात थी कि मोदी, मध्य प्रदेश में बदलाव करना है पर मोदी से बैर नहीं है और शिवराज जी की खैर नहीं। ये स्पष्ट बात है। तो जो बदलाव वाले लोग थे, जो भाजपा के थे, वो तो अलग है, बदलाव वाले लोगों के मन में भी मोदी थे, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, खुले तौर पे ये बात है। तो अब इसीलिए मोदी जी आए। अब मोदी जी आके वो जो 24 वाला वोट है वो 23 में कितना कन्वर्ट कर गए, इस पे पूरा चुनाव टिका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे सचिन चौधरी, सचिन जैन चौधरी भी कह सकते हैं। और मैं आपको पुनः बता दूं कि आप सब जानते हैं इनका ये ऐसा चेहरा है मध्य प्रदेश का जिसने मध्य प्रदेश में यूट्यूब से पत्रकारिता को एक नया आयाम दिया। और इनका साफ कहना है कि आधे मध्य प्रदेश की विधानसभा में घूमने के बाद भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि चुनाव बहुत कड़ा है, मुकाबले का चुनाव है, एक तरफा चुनाव नहीं है और बहुत मामूली रूप से ये कांग्रेस को एज दे रहे हैं, यानी थोड़ी सी बढ़त दे रहे हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।